हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं गेट लाइफ साइंसेस एग्जाम की, जिसका कोड होता है एक्सेल। मतलब हम लोग यहाँ पे डिटेल में गेट एक्सेल के बारे में जानने वाले हैं। गेट का एग्जाम क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एज लिमिट क्या होता है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाती है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो किस टाइप की होती है, क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप की होती है, एग्जाम कब होता है, एग्जाम ईयर में कितनी बार होता है। तो इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत गेट लाइफ साइंसेस के बारे में। तो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट की, तो ये जो आपका एग्जाम है ये वंस इन अ ईयर होता है, ये साल में एक ही बार होता है और इसका टाइम भी फिक्स है, इसका डे और डेट भी फिक्स रहता है। हमेशा फेब्रवरी मंथ का जो फर्स्ट संडे होता है उसमें ही आपका गेट का जो एग्जाम है वो होता है। तो गेट लाइफ साइंसेस का एग्जाम नेक्स्ट ईयर कब होगा ये आप लोग पता कर सकते हैं, अभी जस्ट होके चुका है। फेब्रवरी का जो भी फर्स्ट संडे होता है उसमें आपका ये एग्जाम होता है। अगर हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की बात करें कि कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, तो IISc के साथ मिलके जो 7 IITs हैं आपकी, वो मिलके इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। कभी IIT दिल्ली कंडक्ट करवाती है, कभी IIT कानपुर कंडक्ट करवाता है, कभी IISc कंडक्ट करवाता है। ये सब मिलके यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाती हैं। अगर हम यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये जो आपका एग्जाम है ये CBT मोड पे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होता है, ऑनलाइन आपको सेंटर्स पे जाके इस एग्जाम को देना पड़ता है। सेंटर पे तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको पेपर जो है वो ऑनलाइन जो है सबमिट करना पड़ेगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज की, तो ये जो आपका एग्जाम है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। कौन सी लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि हम मैक्सिमम अगर हम लाइफ साइंसेस का एग्जाम दे रहे हैं गेट से, तो लाइफ साइंसेस के अलावा क्या हम किसी और एग्जाम को भी दे सकते हैं गेट के साथ? यस। अगर आप अपना प्राइमरी सब्जेक्ट जो है वो एक्सेल चूज करते हो, तो आप अपना सेकेंडरी सब्जेक्ट जो है वो भी चूज कर सकते हो। जरा देखते हैं कौन कौन सा चूज कर सकते हो। आप BM मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो गेट लाइफ साइंसेस के साथ साथ। BT यानी कि बायोटेक्नोलॉजी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। CY यानी कि केमिस्ट्री आप इसके साथ दे सकते हो। इसी की तरह आप EY यानी कि इकोलॉजी इवोल्यूशन का जो पेपर होता है वो एग्जाम भी आप यहाँ पे दे सकते हो, अगर आप ऑलरेडी गेट लाइफ साइंसेस का पेपर दे रहे हो। अगर बात करें कि ये एग्जाम कितनी देर का होता है, तो ये एग्जाम आपका 3 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो आपके होते हैं 100। मैक्सिमम मार्क्स जो बेटा यहाँ पे आपके होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 100 मार्क्स। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका पेपर कैसा आता है, पेपर का क्या पैटर्न है, तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं। इसके पेपर में सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड आता है और ये सब बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। जनरल एप्टीट्यूड जो पेपर होता है वो सब बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। नंबर सेकंड जो सेक्शन आता है बेटा वो आता है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का जो सेक्शन है, अगेन ये भी आपका एक मैंडेटरी सेशन होता है, ये भी आपका एक कंपलसरी सेक्शन होता है। नंबर थर्ड सेक्शन जो आता है उसमें आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। 5 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन में होते हैं, 5 में से किसी 2 सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पे आप जो 2 सब्जेक्ट चूज करते हो वो हर सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है। तो 30 मार्क्स का यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट होता है, 30 मार्क्स का यहाँ पे आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है। सिमिलरली अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है और 25 मार्क्स की आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री आती है। तो इस तरीके से कंप्लीट जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का बनता है। जरा यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड की। जनरल एप्टीट्यूड किस किस तरीके से आता है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के आएंगे, मतलब ये हो गए आपके 5 मार्क्स। सिमिलरली 5 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आएंगे, तो यहां से हो जाएंगे आपके 10 नंबर। इस तरीके से आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है वो टोटल 15 मार्क्स का होता है। नंबर सेकंड बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री अगेन आप सब बच्चों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री में बेटा आपके 9 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, मतलब ये हो गया आपका 9 मार्क्स का। और यहीं पे बेटा आपके 8 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, मतलब 16 नंबर का
आपका यहाँ से हो गया। तो इसी हिसाब से टोटल जो आपकी केमिस्ट्री आती है वो आती है बेटा 25 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आती है? 25 मार्क्स की। तो 100 में से 40 मार्क्स तो आपके कंपल्सरी सेक्शन से होते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री से बना हुआ होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, आपको कोई 2 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं। दोनों सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होते हैं। आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो वो मैं आपको बता सकती हूँ बेटा। आप लोगों के पास जो 5 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शन में, उनमें से एक सब्जेक्ट होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बेटा आपका माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 4 होता है बेटा आपका बायोकेमिस्ट्री, और एक नंबर 5 जो आपका सब्जेक्ट है बेटा वो होता है आपका फूड टेक्नोलॉजी। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो। जनरली बच्चे बॉटनी वाले जो बच्चे होते हैं वो बॉटनी के साथ बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी चूज करते हैं, जूलॉजी वाले बच्चे जूलॉजी के साथ बायोकेमिस्ट्री चूज करते हैं, माइक्रोबायो वाले बच्चे माइक्रोबायो के साथ बायोकेमिस्ट्री चूज करते हैं, फूड टेक वाले फूड टेक के साथ माइक्रोबायोलॉजी चूज करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री चूज करते हैं। जनरली बायोकेमिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो हर बच्चा अपने सेमेस्टर में पढ़ता है, इसीलिए एक तो बच्चा बायोकेमिस्ट्री हमेशा चूज करता है। तो ये यहाँ पे आपका बेटा रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट क्राइटेरिया कि कोई भी 5 में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब अगर बेटा हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ये तीनों तरीके के बेटा आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। MSQ के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, NAT के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर हम MCQ की बात करें तो इसके लिए बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, अगर आपने वो गलत किया है तो आपका -1/3 हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है अगर आपने वो गलत करा है तो अगेन आपका यहाँ पे -2/3 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है बेटा? 1/3, 1/4 ना होके यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा वो कितनी होती है? वो होती है आपका 1/3। अब अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे एज लिमिट की, कि इस एग्जाम में एज लिमिट क्या होती है बेटा, तो एज लिमिट कोई भी नहीं होती यहाँ पे। अपर एज लिमिट या मिनिमम एज लिमिट जो है वो मेंशन नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन गेट का एग्जाम दे सकता है, तो बेटा अगर आप अपना BSc 3rd ईयर में हो, अगर आप अपना BSc 3rd ईयर में हो, या फिर आपका अगर BSc कंप्लीटेड है, आपका BSc कंप्लीटेड है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आप MSc के किसी भी सेमेस्टर में हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, अगर आप MSc के बेटा किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, और अगर आपका MSc कंप्लीट हो चुका है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बातें थी जो गेट लाइफ साइंसेज से रिलेटेड थी। अब अगर बेटा हम लोग बात करें यहाँ पे सिलेबस की, यहाँ पे अगर आप गेट का ऑफिशियल साइट ओपन करोगे तो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे कि गेट का जो एग्जाम है वो 29 पेपर्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें से आपको जो करना है वो कौन सा है बेटा? लाइफ साइंसेज। हम यहाँ पे कौन सा पेपर देख रहे हैं बेटा? लाइफ साइंसेज। तो जैसे ही आप नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर आइदर 1 और अप टू 2 पेपर ऑफ द गेट एग्जामिनेशन, हाउएवर अ कैंडिडेट इज ओनली अलाउड टू सिलेक्ट सेकंड पेपर फ्रॉम द प्री डिफाइंड 2 पेपर कॉम्बिनेशन लिस्ट। आप गेट के मैक्सिमम 2 ही पेपर दे सकते हो और मिनिमम 1 दे सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप गेट लाइफ साइंसेस का पेपर दे रहे हो तो सेकेंडरी आप क्या दे सकते हो? दूसरा कौन सा गेट दे सकते हो? आप यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दे सकते हो, इकोलॉजी इवोल्यूशन दे सकते हो, बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी दे सकते हो, और अपना केमिस्ट्री दे सकते हो। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसा कि आपको पता है आपका जो कोड है बेटा वो है एक्सेल। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेल के लिए क्लिक करोगे आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सेल की आ जाएगी। ये देखो बेटा यहाँ पे एक्सेल पेपर के बारे में बताया भी हुआ है, ये आपको एक्सेल पेपर के बारे में बताया भी हुआ है। एक्सेल पेपर मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है बेटा? ये आपको लाइफ साइंसेस के बारे में दिया हुआ है, जिसके ऊपर ये वीडियो है। तो बताया हुआ है केमिस्ट्री जो है ये आपका जनरल कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है जो 25 नंबर के आते हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं, 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका 25 नंबर का आता है, और इसका कोड होता है P। मतलब एक्सेल के अंदर भी आपको P नाम का कोड नजर आएगा। P का मतलब है आप केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हो अपने पेपर में। सिमिलरली बेटा आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, दोनों 30-30 नंबर के होते हैं, तो 60 नंबर का यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। QRSTU कोड है,
अगर आप बायोकेमिस्ट्री चूज कर रहे हो तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम क्यू कोड फिल करना पड़ेगा, बॉटनी चूज कर रहे हो तो आर फिल करना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी चूज कर रहे हो तो एस कोड फिल करना पड़ेगा, जूलॉजी कर रहे हो तो टी, फूड टेक्नोलॉजी कर रहे हो तो आपको यू कोड यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं जो 60 मार्क्स के आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे सिलेबस की, तो एक बात इन्होंने और लिखी है कि जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो सब बच्चों के लिए कंपलसरी होता है, सब पेपर के लिए कॉमन होता है और वो आपका 15 मार्क्स का आता है। तो 15 मार्क्स का आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 25 का आपके लिए केमिस्ट्री हो गया और रिमेनिंग 60 मार्क्स के आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये यहाँ पे आपका गेट लाइफ साइंसेस का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगर आप एक्सेल पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके पास पूरा पीडीएफ जो है बेटा ये ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये आपको बेटा केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे दिखाया हुआ है। केमिस्ट्री का सिलेबस जो सारे ही एक्सेल कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है वो दिखाया हुआ है। जनरली बेटा केमिस्ट्री अगर आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आराम से केमिस्ट्री का जो पेपर है वो क्लियर कर लेते हो। तो यहाँ पे सेक्शन ए है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी जो कि आपकी 11th क्लास में आता है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एसपीडी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा। इसी से बेटा आप लोग यहाँ पे सारा अपना सिलेबस देख सकते हो। रिएक्शन काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, थर्मोडायनेमिक्स से आएगा, स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती है आपकी SN1 SN2 इनसे आपका क्वेश्चन आएगा। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जिसमें आप चारों टाइप के बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे, उससे आपका जो पेपर है वो आएगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मेंशन किया हुआ है। ये आपका बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है बेटा। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले वाटर, बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड और ये आपका लाइसोजाइम, हीमोग्लोबिन मतलब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इन बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। फिर एंजाइम काइनेटिक्स से आपका सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद कुछ टेक्निक्स दी हुई है जो आपको पढ़नी है। एट लास्ट आपको सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज्म मतलब सेल सिग्नलिंग का टॉपिक दिया हुआ है। फिर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक दिया हुआ है जिसमें आप रेप्लिकेशन वगैरह ये सब पढ़ते हो। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं। इम्यूनोलॉजी का सेक्शन दिया हुआ है जो आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। बॉटनी की अगर हम बात करें जिसका कोड आपका एक्सेल आर है, आर हम लोग बॉटनी के लिए यूज करते हैं कि एक्सेल में भी हम लोग आर वाला पेपर दे रहे हैं, मतलब बॉटनी वाला पेपर दे रहे हैं। प्लांट सिस्टमैटिक्स आपको पढ़नी है, प्लांट एनाटॉमी आपको पढ़नी है, प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस आपको पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे आपको पढ़ना है। सिमिलरली जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है। सिमिलरली बेटा इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी आपको पढ़नी है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है। सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की तो माइक्रोबायोलॉजी में हिस्ट्री के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, किसकी डिस्कवरी किसने करी, क्या करी, तो आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना है। मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो पीसीआर वगैरह है वो सब पढ़ना है। माइक्रोबियल टेक्सोनोमी और डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे पढ़नी है। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़नी है आपको यहाँ पे। सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंट्रोल करते हैं वो पढ़ना है आपको। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म क्या है वो पढ़ना है। माइक्रोबियल डिजीज और होस्ट पैथोजन का इंटरेक्शन कैसा होता है वो पढ़ना है बेटा आपको यहाँ पे। कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है, कौन सी एंटीबायोटिक्स से किस टाइप के माइक्रोब से बचा जा सकता है। माइक्रोबियल की जेनेटिक्स जिसमें आप ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन ये सब पढ़ते हो। सिमिलरली आपको माइक्रोबियल इकोलॉजी पढ़नी है। ऐसे बेटा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जूलॉजी की तो जूलॉजी में आपको एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री और मोल बायो भी थोड़ी बहुत पढ़नी है, सेल बायोलॉजी पढ़नी है, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स यानी कि आपको यहाँ पे रेप्लिकेशन वगैरह ये सब पढ़ना है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स वगैरह मोलिकुलर बायोलॉजी का पोर्शन है। आपको एनिमल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यहाँ पे पढ़नी है। सिमिलरली आपको पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड एट लास्ट आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसमें आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सी अर्चिन वगैरह ये सब पढ़ते हो, ये सारा आपको यहाँ पे टॉपिक कवर करना है। एंड एट लास्ट बेटा जो बच्चा यहाँ पे 2 सेक्शन और है यहाँ पे इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर, ये भी आपको जूलॉजी में कवर करना है। एंड एट लास्ट बेटा जो बच्चा फूड टेक्नोलॉजी को चूज करने जा रहा है उसको फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंजाइमोलॉजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोटीन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फूड माइक्रोबायोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़ना है, फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पढ़ना है आपको, फूड इंजीनियरिंग पढ़ना है आपको। तो ये आपके बेसिक टॉपिक थे बेटा, ये आपका बेसिक एक सिलेबस का आपको मैंने बता दिया। गेट का एग्जाम कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या क्राइटेरिया है। जनरली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं बेटा, अगर यहाँ पे मैं आपकी कट ऑफ की बात करूं कि कितनी कट ऑफ जाती है बेटा, तो मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके 100 में से 36 से लेके 38 तक मार्क्स आ गए तो आप लोग आराम से गेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता रही हूँ।
हूँ, बाकी कैटेगरीज के लिए तो कट ऑफ जो है वो और भी कम होती है, तो सिर्फ आपको 36 से 38 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इन केस अगर आपको केमिस्ट्री नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड ले लो और अपना जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उन दोनों को अच्छे से तैयार कर लो, तो भी बहुत हद तक आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप एक स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हो गेट के लिए, तो आप लोग बेटा आप लोग वेद प्रैप ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से आप हमारा जो ऐप है बेटा ये डाउनलोड कर सकते हो। और इस ऐप पे हमने गेट लाइफ साइंसेस का, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, एक स्पेशलाइज्ड बैच जो है वो बनाया हुआ है, लाइव भी रिकॉर्डेड भी। और अगर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम है 2024 में वो आपका जरूर ही क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। अगर आप और भी किसी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी।